हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के सामान्य कष्ट। और इसके ऊपर हमने पढ़ लिया था पाचन प्रणाली संबंधी कष्ट। और अब आगे के प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इसका लेक्चर सेकंड है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रक्त संचरण संबंधी कष्ट। रक्त संचरण यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें हमने पहले पढ़ा था कब्ज़ वगैरह की समस्या पाचन प्रणाली में होती है, तो उसी कड़ी में यानी कि उसी के कारण से जो प्रॉब्लम्स होती है वो है हेमरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर। गर्भावस्था में अधिकतर शिराएँ फूल जाती है, विशेष तौर पे मलद्वार के आसपास ये सूजन आ जाती है उसके अंदर, और ये आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती हैं। दबाव पड़ने पर इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, उग्र हो जाती है, और गर्भावस्था के दबाव से या फिर कब्ज की स्थिति में ये फट जाती है और रक्तस्राव होने लगता है। तो और आमतौर पर गर्भावस्था में शल्यक्रिया भी नहीं की जाती है, तो इस समय में बहुत ही परेशानी की स्थिति हो जाती है। तो क्या किया जाए? इसके उपचार के लिए घाव पर मलहम लगाया जाता है और पाउडर से सूखा रखा जाता है, और दर्द विरोधी मलहम का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि कब्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, और गर्म पानी से सेक करने से भी इसमें आराम मिलता है। मूवमेंट करना चाहिए। फिर आता है ऐंठन या पेशियों में संकुचन, यानी कि मसल क्रैम्प्स। इसमें पेशी या संकुचन की शिकायत रहती है। पैरों में, ज़्यादातर पैरों में ये देखने में आता है। घुटने के नीचे पिंडलियों में बहुत ही दर्द वाली ऐंठन होती है, और इसका कारण शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के संतुलन के बिगड़ने से होता है। और शिराओं के फूल जाने के कारण भी पेशी संकुचन होता है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐंठन होने पर तुरंत उपचार के लिए पैरों को सीधा करें और एड़ी को पिंडलियों की ओर मोड़ देने से राहत मिलती है, और ऐसा करने से पिंडलियों की मांसपेशियों में जो तनाव है वो कम हो जाता है और आराम मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम लैक्टेट या ग्लूकोनेट या साथ में विटामिन डी भी अधिक मात्रा में देना चाहिए, और इसके लिए चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। कई चिकित्सक दूध के सेवन को कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस अधिक होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है 1-2 ग्लास दूध के सेवन को उत्तम मानते हैं। बहुत ज़्यादा तो लिया नहीं जाता है वैसे भी दूध, तो कम से कम 1 से 2 ग्लास दूध लिया जाना चाहिए। और कैल्शियम की यदि कमी है और विटामिन डी की कमी है तो वो उसके लिए पूर्ति कर देनी चाहिए। दूसरा, पानी की कमी भी कई बार इसका कारण होती है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि पानी भरपूर पिया जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम होने पर चिकित्सकीय जो गाइडेंस है वो ली जानी चाहिए। फिर शिराओं का फूल जाना या वेरिकोज वेंस जिसको कहते हैं, ये ज़्यादातर शरीर के निचले भाग योनि मार्ग और पैरों की शिराओं पे फूल जाती हैं। पैरों की त्वचा से लगी हुई शिराएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाती है, क्योंकि इन शिराओं की दीवारें अधिक पतली होती हैं। ऐसा लगता है कि देखने में कि जैसे बहुत सारी रेखाएं बन गई है जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। दिखने में शिराएं नीली बैंगनी रंग की और गांठ वाली हो जाती है, और इन शिराओं के घायल होने या फटने से रक्तस्राव भी हो जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। तो गर्भाशय के कारण निचले भाग में रक्त संचार जो है प्रभावित हो जाता है। इसके कारण भी ऐसा होता है। बहुत अधिक भार होने पर भी ऐसा होता है। उपचार क्या किया जाए? तो इसके लिए ऊंचे स्थान, तकिए आदि का सहारा देकर रक्त संचार को सुचारू बनाने की कोशिश की जाती है कि जब भी बैठें तो पैर ऊंचे करके बैठें। और कई महिलाएं जो मोजे पहनकर या पट्टी बांध करके भी ये प्रयास करती हैं कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। और लंबे समय के लिए बैठे या खड़े ना रहें। हर आधे घंटे में कम से कम एक बार चले फिरें, या फिर बैठें, मतलब मूवमेंट चेंज करते रहें। या फिर कुछ हल्के व्यायाम भी कर सकते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक बना रहे, नहीं तो ये ज़्यादा गंभीर भी स्थिति हो सकती है। फिर शारीरिक सूजन यानी कि अडीमा, ये भी ज़्यादातर महिलाओं में देखने में आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि गर्भाशय में रक्त संचरण में व्यवधान आ जाता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि गर्भाशय बढ़ जाता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है जो कैपिलरीज और जो वेन्स है उनके ऊपर। तो पैरों तक रक्त संचरण ठीक से नहीं पहुंचता है, और इसके कारण से पैरों में सूजन रहती है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से
और सोडियम लवण और जल की अधिक मात्रा के कारण भी ऐसा होता है, और ये भी शारीरिक सूजन का कारण बनता है। ये सूजन बहुत ऐसा नहीं लंबे समय तक चलने वाली है, सिर्फ गर्भावस्था के समय चल रही होती है और उपचार करने से ठीक भी हो जाती है। यदि बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी और बीमारी का लक्षण भी है। उपचार क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि नमक का सेवन कम कर दिया जाता है, जिससे कि शरीर में सोडियम की मात्रा को कम किया जा सकता है। फिर इसके अलावा पैरों को आराम देना, ऊपर उठाकर रखना, लेटकर विश्राम से पैरों में रक्त संचार बढ़ता है और सूजन की स्थिति जो है समाप्त हो जाती है। तो इस बात के ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए कि कहाँ पे सूजन हो रही है और ज़्यादा तो नहीं हो रही है और लंबे समय तक तो नहीं है, तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर हम आते हैं उत्सर्जन संस्थान संबंधी कष्टों पे। उत्सर्जन संस्थान का मतलब है जो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बाहर निकलता है, तो उसमें सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है और लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, तो बॉडी का, तो इन सब को निकालने के लिए उत्सर्जन संस्थान है, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड क्या कष्ट हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बारंबार मूत्र त्याग। बार बार यूरिन पास करना पड़ता है गर्भावस्था में, और इसलिए वृक्क का कार्यभार बढ़ जाता है। रक्त की मात्रा और परिसंचरण अधिक होने से वृक्क को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे कि मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है। और इसके अलावा गर्भाशय का आकार और भार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, मूत्र त्याग जल्दी जल्दी करना पड़ता है और रोकना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी मूत्र त्याग भी करना चाहिए। ये सब परेशानी जो है शुरू के 3 महीने में होती है या फिर लास्ट के महीने में ये परेशानी ज़्यादा होती है। उपचार यही है कि उसके लिए उचित विश्राम किया जाए और तरल पदार्थ के सेवन पर नियंत्रण रखना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड्स ना लिए जाएं और सॉलिड भी लिया जाए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग हो रहा है तो हो सकता है कि मिनरल्स की कमी हो जाए, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो। फिर है अनिद्रा, क्योंकि अब इतनी सारी और भी छोटी मोटी परेशानियां रहती है, जैसे कि बार बार मूत्र त्याग करना पड़ रहा है, क्रैम्प्स आते हैं जो ज़्यादातर रात को आते हैं, और इसके अलावा वेरिकोज वेन्स हैं, बहुत सारी हमने जिनके बारे में पढ़ा। तो ये सब परेशानियों के कारण गर्भावस्था के अंतिम माह में, और क्योंकि गर्भाशय बढ़ भी जाता है, भ्रूण की गतिविधि भी बढ़ती है, इन सब के कारण से जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, उनको अनिद्रा की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती है ठीक से, और मानसिक तनाव हो या फिर अगर कोई भी प्रसव का भय है, पहली प्रेगनेंसी है, तो भी ये स्थिति ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उनको मेंटल टेंशन परेशान करती है और जिसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं आती है। तो उपचार इनका यही है कि टेंशन नहीं किया जाना चाहिए, मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए, और शांत रहने के लिए व्यायाम किए जाने चाहिए, और प्रसव की जानकारी देकर के भय को दूर किया जाता है और आराम करने और नींद पूरी करने की सलाह दी जाती है। और जो जैसे मान लो जो रूम है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, गर्मी बहुत सर्दी हो तभी भी नींद पूरी नहीं होती है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है नींद नहीं आने की, तो उनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा स्ट्रेस कम कर देना चाहिए, स्ट्रेस कम होने से भी नींद अच्छी आ जाती है। फिर अब देखते हैं हम कि इतनी सारी चीज़ें हमने इसकी पढ़ ली है, अब आपको हम दे देते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट में देखिए कि ये 3 क्वेश्चन आपको करने। फर्स्ट है गर्भावस्था के सामान्य कष्ट कौन कौन से हैं, तो जो सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, वो इसके अंदर आएंगे। सेकंड है रक्त संचरण से संबंधित कष्ट कौन से हैं, तो इनको आप नाम देंगे और शॉर्ट में समझाएंगे, और उनका उपचार नहीं देना, आपको सिर्फ कष्ट बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट, उसमें आएगा शारीरिक सूजन और अपच, दोनों चीज़ों के बारे में आप फुल एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इनका उपचार भी लिखेंगे। तो आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी और इनके नोट्स भी बनाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके और पीडीएफ में हमें ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू।